हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 7 फेज़ की तैयारी में जुटे हुए होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था अगले वीडियो में कि मैंने जो ये चैनल बनाया है इसमें मैं आपको एससीईआरटी की 6 से 12 तक की सारी बुकों को कवर कराऊंगा, उनके नोट्स को कवर कराऊंगा और एक कम समय में बेहतर तैयारी आप इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं क्लास 6 के एनसीईआरटी नोट्स के बारे में, हिस्ट्री के नोट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अतीत के बारे में। तो अतीत की जो जानकारी है वो हमें 2 तरीक़ों से मिलती है, एक लिखित साक्ष्य के रूप में, दूसरा पुराने अवशेषों, वस्तुओं, सिक्कों, अभिलेखों के द्वारा। तो अतीत की जानकारी की बात हमें 2 तरीक़ों से प्राप्त हो रही है, एक तो हम लिखित साक्ष्य के रूप में देख रहे हैं और दूसरा एक अवशेष के द्वारा या वस्तुओं के द्वारा या सिक्कों के द्वारा या अभिलेखों के द्वारा। आगे की वीडियोज़ में हम जानेंगे कि अभिलेख क्या होते हैं, तो वो आगे हम पढ़ेंगे। अब बात करते हैं इतिहास के काल की। तो इतिहास के काल जो हैं उसे 3 वर्गों में बांटा गया है, एक प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। प्राचीन काल की बात करें तो 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक का काल प्राचीन काल कहलाता है। 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध यानी 8वीं शताब्दी के पूर्व तक के काल को हम प्राचीन काल कहते हैं। इस काल में मनुष्य ने आग, पहिया, खेती, पशुपालन आदि सीखा। गांव एवं शहरों का विकास भी इसी काल में हुआ। तो हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से कि प्राचीन काल जो है वो 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक का काल है और इस काल में मनुष्य ने जो अचीव किया, जो पाया, जो सीखा वो है आग, पहिया, खेती, पशुपालन इत्यादि। और इसी काल में गांव एवं शहरों का विकास हुआ। तो अब यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि क्वेश्चन आएगा भी तो किस तरह आएगा, तो हम यहाँ से देख सकते हैं। जैसे पूछ सकता है कि आग, पहिया, खेती, पशुपालन इत्यादि का सीख मनुष्य को कौन से काल से प्राप्त हुआ, तो प्राचीन काल से। या फिर प्राचीन काल की जगह आपको 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक का काल भी दे सकता है। तो ये एक प्रकार से बीपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाने का हम एक अंदाज लगा सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग मध्यकाल के। मध्यकाल, तो मध्यकाल किसे कहते हैं, तो वो प्राचीन काल था 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध और मध्यकाल जो है वो है 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक का काल, यानी 18वीं शताब्दी के पूर्व तक के काल को हम लोग मध्यकाल कहते हैं। अब इस काल में मनुष्य ने क्या अचीव किया, तो इस काल में मनुष्य ने सैन्य साधन, उन्नत उत्पादन तकनीकी का विकास किया। विकास हुआ मनुष्य में कि वो सैन्य साधन जुटा सके, उन्नत उत्पादन तकनीकी टेक्नोलॉजी का प्रयोग वो मध्यकाल में करना आरंभ कर चुके थे। अब इससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो इससे क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है कि सैन्य साधन का विकास किस काल में हुआ या फिर उन्नत उत्पादन तकनीकी का विकास किस काल में हुआ, तो आंसर हो जाएगा मध्यकाल। अब बात करते हैं तीसरे और अंतिम काल की, आधुनिक काल। तो आधुनिक काल किसे कहते हैं, तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक के काल को आधुनिक काल कहते हैं। मध्यकाल जो था वो पूर्वार्ध था, 18वीं शताब्दी के पूर्व तक के, और जो ये आधुनिक काल है ये 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक के काल को आधुनिक काल कहते हैं। और इस काल में शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार व्यवस्था, आवागमन आदि में प्रगति हुई। इस काल में क्या हुई, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आवागमन में प्रगति हुई। तो अब बात करते हैं आगे उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद किसे कहते हैं, तो उपनिवेशवाद के लिए हम लोग डायरेक्टली ये देखेंगे, एक छोटा सा मतलब इसमें बताया गया कि उपनिवेशवाद किसे कहते हैं। तो इसके अंतर्गत उन्नत देश, मजबूत देश जिसे कह सकते हैं, वह दूसरे कमज़ोर देशों पर अधिकार करके शोषण करते हैं, इसे ही उपनिवेशवाद कहते हैं। यानी उन्नत देश जो है वो कमज़ोर देश पर अधिकार करके शोषण करते हैं, इसे ही उपनिवेशवाद कहते हैं। जैसे कि मान ले कि इंग्लैंड यानी ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ आई, फैक्ट्री लगाई और धीरे धीरे हमारे पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। क्या किया, अधिकार कर लिया। तो अधिकार करके हमारे ऊपर शोषण करना शुरू कर दिया, तो इसे ही हम उपनिवेशवाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद
कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि मानव जाति के इतिहास को कैसे जानते हैं। मानव जाति के इतिहास को कैसे जानते हैं? तो हम मानव जाति के इतिहास को 3 तरीक़ों से जान सकते हैं। एक पुस्तक के माध्यम से, एक पांडुलिपि के माध्यम से, एक अभिलेख के माध्यम से। पुस्तक के माध्यम में क्या है? तो इसमें लोगों के जीवन के बारे में जानते हैं। पुस्तक मतलब लोगों के जीवन के बारे में इसमें लिखी हुई जानकारियाँ होती है, जिससे हम मानव जाति के इतिहास को जानते हैं। दूसरा है कि पांडुलिपि क्या होती है? तो पांडुलिपि ये एक प्रकार का भोजपत्र एवं ताड़पत्र होता है, यानी जैसे ताड़ का पेड़ होता है तो उसी का पत्तर होता है और उसी पर हाथ से लिखी जाती है। जो भी जानकारियाँ होती है वो हाथ से ताड़पत्रों पर या जो भोजपत्र होते हैं उस पर लिखी जाती है, उसे ही हम पांडुलिपि कहते हैं, उसे ही हम पांडुलिपि कहते हैं। अब बात करते हैं अभिलेख की। तो अभिलेख की बात करें दोस्तों, थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा देखने में, बट आप लोग मेरी बातों से भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो अभिलेख क्या होता है? तो अभिलेख एक प्रकार से कह सकते हैं ये पत्थर या धातु की सतहों पर नुकीली औजारों द्वारा उत्कीर्ण किए जाते हैं, उसे ही अभिलेख कहते हैं। आप देखेंगे कि राजा महाराजाएं पहले अपने उद्देश्यों को एक पत्थरों पर लिखवाते थे, ताकि उन्हें देख करके जनता समझ सके कि राजा का क्या उद्देश्य है, क्या विचार है। तो वो अभिलेख कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये एक छोटा सा नोट्स है जो बिहार के बारे में है कि डॉक्टर स्पूनर ने पटना के कुम्हार नामक स्थान में खुदाई द्वारा चंद्रगुप्त मौर्यों के राजमहल के स्तंभ निकाले थे। तो कुम्हार नामक स्थान में खुदाई किया था डॉक्टर स्पूनर ने, और चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हैं, उनके राजमहल के स्तंभ निकाले थे। किसने? डॉक्टर स्पूनर ने। ये एक छोटी बातें हैं जो पूछे भी जा सकती है, और ये एक साइड से नोट्स है। अब बात करते हैं आगे, एक और शॉर्ट नोट्स है कि सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों एकदम, कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मुद्रा शास्त्र कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कि सबसे पहले गेहूं, जौ एवं पशुओं को पालतू बनाया गया। सबसे पहले किसे पालतू बनाया गया? तो गेहूं, जौ और पशुओं को पालतू बनाया गया। कहाँ पे बनाया गया? तो इसका साक्ष्य कहाँ से मिला हमें? तो इसका साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। मेहरगढ़ क्या है? तो 6000 ईसा पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो जगह है उसे ही मेहरगढ़ कहते हैं, उसे ही मेहरगढ़ कहते हैं। ये मेहरगढ़ जो है वो 6000 ईसा पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, इसे ही मेहरगढ़ कहते हैं। अब इससे डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि गेहूं, जौ एवं पशुओं का पालतू बनाया गया, ये साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? तो ये साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ अभी है कहाँ? तो वास्तविक मेहरगढ़ अभी पाकिस्तान में है। अब बात करते हैं आगे की बातों को। उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्व में गारो, खासी, जयंती, मिसमी और नागा पहाड़ियाँ हैं। एक प्रकार से आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जयंती या फिर खासी या नागा ये पहाड़ियाँ किस जगह पे स्थित है? तो आपको आंसर में दे सकता है उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्व में, उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्व में। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के बीच का विभाजक किसे कहा जाता है? तो सिंध पर्वत को। किसे कहा जाता है? तो सिंध पर्वत को। अब ये सिंध पर्वत के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसके दक्षिण में ब्रह्मगिरी स्थल पर लगभग 3000 साल पहले लोगों ने महापाषाणी संस्कृति का निर्माण किया था। यानी विंध्य पर्वत के दक्षिण में एक ब्रह्मगिरी स्थल है, वहाँ पर लगभग 3000 साल पहले लोगों ने एक महापाषाणी संस्कृति का निर्माण किया, और इसी संस्कृति में मृतक को दफनाकर उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे। आप इस संस्कृति के बारे में एक छोटी एक जानकारी रख सकते हैं कि जो विंध्य पर्वत है उसके दक्षिण में एक ब्रह्मगिरी स्थल है, वहाँ पे 3000 साल पहले लोगों ने महापाषाणी संस्कृति का निर्माण किया। अब ये संस्कृति क्या है? तो इस संस्कृति में मृतक को दफनाकर उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्टली ऐसे पूछ सकता है
कि कौन सी ऐसी संस्कृति है जिससे हमें यह पता चलता है कि मृतक को दफनाकर उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे। तो चलिए दोस्तों, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चावल का उत्पादन कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि सबसे पहले चावल का उत्पादन। तो चावल का उत्पादन सबसे पहले कहाँ हुआ? कोल्डिवा एवं चौपानी मांडो। ये कहाँ है? ये विंध्य के उत्तर में है। ये कहाँ है? विंध्य के उत्तर में है। आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी के दक्षिण का क्षेत्र। तो गंगा नदी के दक्षिण का क्षेत्र उस समय मगध कहलाता था, और मगध जो है एक प्रकार से एक विशाल साम्राज्य माना जाता था उस समय। तो जो मगध का जो संस्थापक जो थे वो बिंबिसार थे। चलिए आगे बात करते हैं। कार्बन 14 एक प्रकार से कह सकते हैं, ये कार्बन 14 जो है ये एक प्रकार की पद्धति है, प्रोसेस है, जिसके द्वारा मरे हुए जीव की आयु का निर्धारण किया जाता है कि ये जीव कितने साल पुराना है। ये कार्बन 14 के द्वारा हम पता कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई भी जीव जब ऑक्सीजन लेता है, जब श्वास लेता है, तो वो अपने साथ कार्बन भी लेता है। जब वो कार्बन लेता है तो जब मरने के बाद वो कार्बन वो धीरे धीरे रिलीज़ करता है। एक निश्चित समय के द्वारा वो कार्बन धीरे धीरे रिलीज़ करता रहता है। उसी कार्बन के द्वारा वैज्ञानिकों ने कार्बन 14 पद्धति के द्वारा मरे हुए जीव की आयु का निर्धारण कर लेता है। चलिए बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं, हम तिथियों का मतलब समझते हैं। 6 क्लास के NCERT की बुक का नोट्स है दोस्तों। तो ये तिथियों का मतलब समझते हैं। तिथियों का मतलब अभी हम लोग पढ़ते हैं ईसा पूर्व या ईस्वी पढ़ते हैं हम लोग। तो ईस्वी पढ़ते हैं तो ईस्वी आखिर कहाँ से लिया गया है? तो हम ये जानते हैं कि ईसा मसीह के जन्म को जो है वो शून्य वर्ष माना गया है, और इसके ऊपर माना गया है BC यानी ईसा पूर्व। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व को ईसा पूर्व कहते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद को ईस्वी कहते हैं। यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले उसे ईसा पूर्व यानी जन्म के पूर्व को ईसा पूर्व, और जन्म के बाद को ईस्वी कहा जाता है। अभी इन्हीं के जन्म से ही हमारी तिथियों का पता चला है कि हाँ, इनके जन्म को शून्य वर्ष मान लिया, और इनके जन्म के पूर्व को ईसा पूर्व मान लिया, ईसा मसीह के जन्म के बाद को ईस्वी मान लिया। ईसा पूर्व को इंग्लिश में BC कहते हैं यानी बिफोर क्राइस्ट, और ईस्वी को एनो डोमिनी कहते हैं यानी AD। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं देश का नाम, यानी हमारे देश का जो नाम भारत पड़ा वो कैसे पड़ा। तो 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम, ये देखिए दोस्तों, ये दो तरह से पड़ा है। 25 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम के ईरानियों और यूनानियों ने सिंध को हिंदोस एवं इसके पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। यानी जब हमारे यहाँ 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम से ईरानियों और यूनानियों ने जब सिंध के हिंदोस कहा एवं यहाँ पे स्थित भूमि को प्रदेश को इंडिया कहा, तो ये सिर्फ इंडिया मतलब एक प्रकार से जगह का नाम हुआ। लेकिन अगर दूसरे तरीके से बात करें तो इस देश का नाम भारत जो पड़ा वो भरत नामक मानव समूह के नाम पर पड़ा, जो उत्तर पश्चिम में था। मतलब कि समझ लीजिए कि उत्तर पश्चिम में एक समूह, मानव के समूह को भरत नामक जो मानव समूह था उसे ही लोगों ने भारत कहना शुरू कर दिया। तो ये दो तरीक़ों से हम देश के नाम को जानते हैं। एकदम प्योरली नोट से दोस्तों, इसे आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा तो आपके 6 की NCERT पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एकदम आराम से इससे भी आप अपनी तैयारी को पूरी तरीके से बेहतर बना सकते हैं, और इतने कम 2 से 3 पेज के नोट्स से आप पूरे 6 के NCERT बुक्स हिस्ट्री का कंप्लीट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर के लोग भी खैबर एवं बोलन एवं गैमल के रास्ते भारत आते थे। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर के लोग भारत कैसे आते थे? तो खैबर, बोलन एवं गोमल के रास्ते। अब ये बात करते हैं दर्रा। आप लोग पढ़ेंगे जोजिला दर्रा, काराकोरम दर्रा। तो दर्रा का मतलब क्या होता है? तो दर्रा का मतलब रास्ता होता है। दर्रा का मतलब क्या होता है? तो रास्ता होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब ये लास्ट है। अब हम बात करते हैं प्रारंभिक समाज की। किसकी बात करते हैं? तो
प्रारंभिक समाज की। चलिए, प्रारंभिक समाज क्या है? तो भारत में आरंभिक मानव के रहने का स्थान प्रारंभिक समाज कहलाता है। पहले भारत में जो मानव वो रहते कैसे थे, कैसे स्थानों पर रहते थे, हम लोग अभी भी जानना चाहते हैं कि भारत में आरंभिक जो मानव आए थे शुरू में, वो रहने का स्थान उनका क्या था। तो उनका रहने का स्थान पत्थरों की गुफाओं में ही वो लोग रहते थे। उनका कोई एक मतलब फाइनली घर नहीं था, वो पत्थर की गुफाओं में ही रहते थे। अभी जैसे ये गुफाएं हमें कहाँ मिलती है, तो जैसे मध्य प्रदेश के भीमबेटका, बुढ़नी, पंचमढ़ी, भेड़ाघाट एवं महेश्वर, ये उन स्थलों के उदाहरण हैं जहाँ पत्थरों की गुफाओं का साक्ष्य मिला है, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि मानव पहले कहाँ रहते थे, तो पत्थर की गुफाओं में रहते थे। अभी देखिए, यहाँ से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भीमबेटका कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। या फिर ये पूछ सकता है कि पत्थरों की गुफाओं का पता सबसे पहले किस स्थल पर पता चला, तो भीमबेटका, मध्य प्रदेश। तो इस तरह से क्वेश्चन घुमा सकता है दोस्तों। क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं रहेगा, इजी ही रहेगा, बट आपसे घुमा करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं कि आरंभिक मानव की जीवन शैली कैसी थी। तो आरंभिक मानव की जीवन शैली कैसी थी, तो वो पहले झुंड में रहते थे, जानवरों का शिकार करते थे, नदियों में मछली पकड़ते थे, फल तोड़ना, शहद निकालना, बांट कर खाना, इधर उधर घूमना, यही सब उनके आरंभिक जीवन की शैली थी। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि आरंभिक मानव की जीवन शैली कैसी थी। 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें एक दे सकता है कि जानवरों को शिकार करना, नदियों में मछली पकड़ना, तो ये सब भी दे सकता है। आगे बात करते हैं आरंभिक मानव के औजार कैसे थे दोस्तों। औजार ये एक प्रकार से बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं तथ्य है, फैक्ट है कि औजार उनके पत्थर के घिसकर नुकीले और धारदार बनाया जाता था। तो आरंभिक मानव के जो औजार थे वो पत्थर के थे और कैसे थे, एकदम नुकीले और धारदार, ताकि वो एक प्रकार से अपने जो भोजन है उसको आसानी से फाड़ सके, चीर सके, प्राप्त कर सके। अब कुछ बातें हमारे बिहार के बारे में। बिहार का मुंगेर जिला का पैसरा में आरंभिक मानव से संबंधित पुराने स्थल मिले हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि अभी आपसे लेटेस्ट में पूछ सकता है कि मुंगेर के पैसरा में जो आरंभिक मानव से संबंधित स्थल मिले हैं वो बिहार के किस जिले से मिले हैं, तो ऐसे भी पूछ सकता है, या फिर किस स्थान से मिले हैं। तो आपको कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, कम समय है, कम समय में भी मैं आपको पूरी तरीके से SCERT 6 का जो हिस्ट्री है उसे मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं कि खेती की शुरुआत कैसे हुई। तो खेती की शुरुआत की बात करें तो ईरान और इराक में सबसे पहले हुई थी, जो आज से लगभग 8000 से 10000 साल पहले की बात है, कि सबसे पहले ईरान और इराक में ही खेती की शुरुआत हुई थी। अब बात करें कि भारत में कब हुई थी, तो भारत में खेती की जो शुरुआत है वो 5 से 6000 साल पहले हुई। सबसे पहले ईरान और इराक में हुआ और उसके बाद भारत में 5000 से 6000 साल पहले खेती की शुरुआत हुई। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पाषाण काल की, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पाषाण काल किसे कहते हैं, तो सिंपली हम लोग जानते हैं पाषाण काल किसे कहते हैं, तो पत्थर के काल को पाषाण काल कहा जाता है। पत्थर के काल को पाषाण काल कहा जाता है, यानी पाषाण माने पत्थर और काल माने समय। तो पत्थर का जो समय चल रहा था उस समय, उसे ही पाषाण काल कहा जाता है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब बात करते हैं पुरापाषाण काल किसे कहते हैं, तो लगभग 20 लाख साल पहले, लगभग 20 लाख साल से 14000 साल पहले के समय को पुरापाषाण काल कहा जाता है। इस समय शिकार एवं भोजन संग्राहक हो गए थे। इस समय लोग क्या हो गए थे, शिकार एवं भोजन संग्राहक, यानी भोजन को जमा करना लोग सीख लिए थे एक जगह और शिकार करना भी सीख लिए थे। आग का आविष्कार भी इसी काल में हुआ। अब आपसे देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछ सकता है कि आग का आविष्कार कौन से काल में हुआ, तो आग का आविष्कार कौन से काल में हुआ, पुरापाषाण काल में। अब ये भी पूछ सकता है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ, तो पुरापाषाण काल में। या फिर यहाँ भी पूछ सकता है इतिहास के द्वारा कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ, तो प्राचीन काल में। तो प्राचीन काल और पुरापाषाण काल, तो दोनों एक प्रकार से मिलता जुलता कह सकते हैं। आगे बात करते हैं
कि मध्य पाषाण काल, तो मध्य पाषाण काल लगभग 14,000 साल से पहले 8,000 साल पहले तक, यानी 14,000 साल से 8,000 साल पहले तक के काल को मध्य पाषाण काल कहते हैं। 14,000 साल से पहले 8,000 साल पहले तक, 14,000 साल से 8,000 साल पहले तक के काल को मध्य पाषाण काल कहते हैं। इस समय क्या हुआ? तो इस समय पर्यावरण बदलाव, गेहूं, अनाज आदि का उत्पादन एवं अच्छे औजारों का इस्तेमाल हुआ। इस समय क्या हुआ? तो पर्यावरण बदलाव हुए, गेहूं हुआ, अनाज आदि का उत्पादन, अच्छे औजारों का इस्तेमाल इस समय होने लगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि नव पाषाण काल की बात। तो एक प्रकार से हम इस काल को जोड़ सकते हैं, जैसे पूरा पाषाण काल, तो इसे हम ये कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से जो कह सकते हैं कि ऊपर जो हम पढ़े थे प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, उससे भी रिलेट करके हम इसे जान सकते हैं। पूरा पाषाण काल को प्राचीन काल, मध्य पाषाण काल को हम ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से मध्यकाल, और नव पाषाण काल को आधुनिक काल, ऐसे भी कह सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं मध्य पाषाण काल के। तो मध्य पाषाण काल जो हमने पढ़ा, जैसे पूरा पाषाण काल है तो उसे हम क्या बोले कि 20 लाख साल से 14,000 साल पहले उसे पूरा पाषाण काल, और 14,000 साल से 8,000 साल पहले वो मध्य पाषाण काल, और 8,000 से 3,000 साल पहले नव पाषाण काल। आप इससे रिलेट करके आप इन तीनों कालों का समय एक एग्जैक्ट याद रख सकते हैं। अब मध्य पाषाण काल में क्या हुआ? तो इस समय पर्यावरणीय बदलाव हुए, इन्वायरमेंट चेंज हुआ, गेहूँ, अनाज आदि का उत्पादन हुआ, अच्छे औजारों का इस्तेमाल करना लोगों ने सीख चुका था मध्य पाषाण काल में। अब बात करें नव पाषाण काल की, तो नव्य पाषाण काल 8,000 साल से 3,000 साल तक के काल को नव पाषाण काल कहते हैं। इसमें मानव का रहन सहन, कला कौशल, जीवन शैली में बड़ा बदलाव हुआ, यानी इसमें लोगों का जीवन शैली बदल गया, रहन सहन बदल गया, लोग एकजुट होकर के रहने लगे, एक अच्छे परिवेश में रहने लगे, कला कौशल का विकास हुआ, जीवन शैली में बदलाव हुआ। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कक्षा 6 के SCERT के बुक्स का नोट्स को कवर कर चुके हैं, और अब हमें इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई भी ज़रूरत या आवश्यकता नहीं है। आप इतना पढ़ करके आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और इसी तरह मैं अब अगले वीडियो में क्लास 7 के SCERT के नोट्स को, हिस्ट्री के नोट्स को प्रोवाइड कराऊंगा, और उसी तरह ज्योग्राफी के भी नोट्स को, और इसी तरह पॉलिटी के भी नोट्स को कवर कराऊंगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए ऐसे ही, और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। यदि आपको इसका नोट्स चाहिए तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा टेलीग्राम का, आप वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।